Hello everyone, welcome you to Kyra classes. Today we will study chapter 4 of class 12 biology, reproductive health. In this video, we will cover the complete chapter. So video start करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें Kyra classes को. Thank you. So let's start with the first topic, reproductive health problem and strategies. India was amongst the first countries in the world to initiate the program Family Planning that was initiated in 1951. तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग इनिशिएट हुई थी 1951 में. रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो थी सोसाइटी में वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करती है जनरल हेल्थ का. Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care Program. तो ये जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं तो ये प्रोग्राम कवर करता है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को. Health and education of young people and marriage and childbearing during more mature stages of life are important attributes to the reproductive health of a society. तो एक reproductive health of a society होने के लिए young people की health important है, उनकी education important है, उनकी मैरिज, लेकिन वो भी मैच्योर स्टेजेस, लाइफ की मैच्योर स्टेजेस या एज पे होनी चाहिए और वो चाइल्ड बेयर करें जब वो मैच्योर स्टेज पे पहुंचे अपनी लाइफ के. तो ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी के. नेक्स्ट है हमारा मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए या किस तरह से उन्होंने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ावा दिया. तो फर्स्ट है थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया. इवन फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन द अवेयरनेस. फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड किया गया, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको इंक्लूड किया गया जिससे अवेयरनेस फैले. सेक्स एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स टू प्रोवाइड अवेयरनेस. सेक्स एजुकेशन को मैंडेटरी बनाया गया कि ये स्कूल्स में इंट्रोड्यूस की जाए, बच्चों तक पहुंचाई जाए जिससे बच्चों को इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता चले. Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc. प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स के बारे में. एडोलेसेंस मतलब 13 to 17 एज ग्रुप के बच्चे हैं उन्हें, और मतलब उसके बारे में, और जो रिलेटेड चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, सेफ और हाइजीनिक होनी चाहिए सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो भी हैं, और एसटीडीज के बारे में जैसे एड्स वगैरह. तो इनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. नेक्स्ट है हमारा एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक थी जिससे हम कोई भी अगर क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, तो हम उसके एमनियोटिक फ्लूइड को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है. तो it is a technique used to find out chromosomal abnormalities in developing embryo by using amniotic fluid. तो amniotic fluid को यूज करके हम developing embryo में कोई chromosomal abnormality या problem है तो उसे हम पता लगा सकते हैं amniocentesis की मदद से. लेकिन इसको भी मिसयूज करने जाने लगा फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo. तो इसका भी काफी ज्यादा मिसयूज होने लगा. नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल. रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, MMR, maternal mortality rate, and IMR, infant mortality rate, along with increase in population of reproductive age, is the main reason for population explosion. डेथ रेट में ज्यादा डिक्लाइन, ज्यादा गिरावट आई. मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मतलब जो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स जो होता है, मतलब अगर मैं बात करूं एक साल के बच्चों में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स देखा जाए, तो ये इसके साथ पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रहा था रिप्रोडक्टिव एज का, ये मेन रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ओवरकम करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे बहुत से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए गए,
लोगों को एजुकेट किया गया अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली, कि लार्ज फैमिली अगर आप बनाओगे तो उसके क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं. अगर इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल, मेल और फीमेल की जो शादी वाली एज होती है उसको बढ़ाया गया. साथ में पेरेंट्स को इनकरेज किया गया कि वो एक या सिर्फ 2 ही बच्चे रखें. नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब होता है अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, जिसे हम कहते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो उससे बचने के लिए और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल को चेंज करने के लिए ये मेथड्स यूज किए गए थे. तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं. जैसे फर्स्ट है नेचुरल मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इन विच कपल्स अवॉइड काइटिस फ्रॉम डे 10 to 17 fertile period of the menstrual cycle, also called as rhythm method और natural family planning. तो एक आता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग, जिसमें क्या होता है कि जो फर्टाइल पीरियड है फीमेल का, उसमें जो इंटरकोर्स है उसको अगर हम अवॉइड करें, कपल्स अगर अवॉइड करें इंटरकोर्स को फर्टाइल पीरियड के दौरान फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो ये एक तरह से नेचुरल मेथड के तौर पे जाना जाता है फैमिली प्लानिंग का. Coitus interruptus, also called rejected sexual intercourse और pull out method और withdrawal, ये नेचुरल मेथड का दूसरा टाइप है. तीसरा है lactational amenorrhea, refers to the absence of menstruation during the period of lactation following parturition. This method is reliable for a maximum period of 6 months after delivery. तो lactational amenorrhea मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब होता है menstruation नहीं हो रहा है, absent है, जब आप मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन, तो जब आप बेबी को फीड करा रहे हो, ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है पार्चुरेशन को फॉलो करके. और ये जो मेथड है ये काफी ज्यादा रिलायबल होता है डिलीवरी के मैक्सिमम 6 मंथ्स, मतलब डिलीवरी के 6 महीने तक मैक्सिमम पीरियड इसका ये माना जाता है इसको. सेकेंड है हमारा बैरियर मैथड्स. बैरियर मैथड्स में क्या होता है? बैरियर जैसे रुकावट, तो ओवम और स्पर्म्स जो हैं वो फिजिकली उन्हें मीट कराने से रोका जाता है बैरियर्स को यूज करके. सच मैथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स और फीमेल्स. ये जो मैथड्स हैं ये मेल्स के लिए भी अवेलेबल हैं, साथ में फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल हैं. कॉन्डम्स जो हैं वो बैरियर्स हैं जो कि मेल्स यूज करते हैं, और ये किसका बना होता है? थिन रबर या लेटेक्स शीट का, that are used so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. तो इससे क्या होता है? कॉन्डम को यूज करने से जो इजैकुलेटेड सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता. नेक्स्ट है डायफ्राम्स और सर्विकल कैप्स और वॉल्स जो है ये बैरियर्स की तरह यूज किए जाते हैं, जो कि रबर के बने होते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो सर्विक्स को कवर करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसमें इंसर्ट किए जाते हैं काइटिस या इंटरकोर्स के दौरान. थर्ड है हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. इंट्रा यूट्राइन मतलब विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर अगर आप कोई डिवाइस फिट कर रहे हो तो दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना. तो ये जो डिवाइसेस हैं ये डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं, अगर एक्सपर्ट नर्सेस हैं तो वो इंसर्ट करते हैं यूट्रस में वेजाइना के थ्रू. ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं ये प्रेजेंटली अवेलेबल हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के फॉर्म में. एग्जांपल लिपिस लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर टी इसका एग्जांपल है. जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, उसमें जो ज्यादातर यूज होते हैं वो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं उसमें जैसे प्रोजेस्टर, सर्ट और LNG-20 काफी यूज होते हैं. फोर्थ है ओरल पिल्स. Oral administration of small doses of either progestogens or progestogen-estrogen combinations is another contraceptive method used by the females. तो ओरल पिल्स मतलब टैबलेट्स के फॉर्म में या मेडिसिन के फॉर्म में लिया जाता है. तो ओरल अगर आप ले रहे हो, स्मॉल डोजेस ले रहे हो प्रोजेस्टोजेंस की या फिर प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन की, तो ये एक दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो कि फीमेल्स यूज करती हैं.
pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. तो pills को एक daily लेना पड़ता है 21 days के period के according, जो कि start होता है फर्स्ट 5 डेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें स्टार्ट हो जाता है, और 7 डेज के गैप के बाद जब मेंस्ट्रुएशन हो जाता है तो उसे फिर से रिपीट किया जाता है उसी सेम पैटर्न में, जब तक फीमेल कंसेप्शन से बचना चाहती है और प्रेगनेंसी से बचना चाहती है. फिफ्थ है सर्जिकल मेथड. इस मेथड को हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन. Vasectomy is the surgical method in male. A small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum to prevent release of sperms. तो vasectomy males में होती है. It is a type of surgery, या it is basically a surgical method जो कि मेल में होता है. इसमें क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है vas deferens का, उसको रिमूव कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है एक स्मॉल इंसिजन के थ्रू, जो कि स्क्रोटम पे लगता है, जिससे स्पर्म्स जो है वो रिलीज ना हो सके. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो वैसेक्टोमी का. यहाँ पे वास डेफरेंस जो है उसको क्या कर दिया है, टाई कर रखा है और कट कर दिया, मतलब कट करके उन्होंने इसको बांध रखा है. तो ये वैसेक्टोमी इन मेल्स. नेक्स्ट है ट्यूबिक्टोमी. is the surgical method in females in which a smaller part of fallopian tube is removed surgically. तो जैसे वैसेक्टोमी मेल्स में था जिसमें वास डेफरेंस को टाइड और कट कर रहे थे, ऐसे ट्यूबिक्टोमी में क्या होता है, ये फीमेल्स में होता है. इसमें फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं, उस फैलोपियन ट्यूब्स का छोटा सा पार्ट जो है वो सर्जिकली रिमूव किया जाता है. तो ये ट्यूबिक्टोमी जो है वो फीमेल्स में होती है. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो ट्यूबिक्टोमी में. ये ट्यूबिक्टोमी का डायग्राम है. फैलोपियन ट्यूब्स किस तरह से टाइड और कट है. नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपीज. Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy or induced abortion. तो अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, इंटेंशनली करना है, या आप अपने इच्छा अनुसार अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हो बिफोर फुल टर्म, ओके, तो उसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन. Government of India had legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज किया था एमटीपी को 1971 में, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी रखी थी जिससे इसका कोई मिसयूज ना हो सके. एमटीपीज जो है वो कुछ केसेस में किए जाते हैं जहां प्रेगनेंसी हार्मफुल है या फिर मदर या फीटस के लिए हानिकारक है, जानलेवा है, मदर के या फीटस के या दोनों के ही लिए जानलेवा है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया गया और वो फेल हो गया हो, ओके, यूज ड्यूरिंग काइटिस और रेप्स, तो उस दौरान ये एमटीपीज यूज होती हैं. एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज हैं, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें सेफ होती है, मतलब 12 वीक्स जो होते हैं प्रेगनेंसी में उसमें सेफ होती है. सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान एमटीपीज जो है वो अनसेफ होती हैं और जानलेवा भी हो सकती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिनका शॉर्ट फॉर्म है एसटीडीज. Diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted diseases or venereal diseases और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. तो इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एसटीडीज और वीडी और आरटीआई. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसे कहते हैं, वो डिजीज या वो इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, फैल रहा है, ओके, तो उसे हम कहेंगे एसटीडीज. इसके एग्जाम्पल्स है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लैमिडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, और ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर्स, जो सबसे ज्यादा इसकी चर्चा हुई है इस इन्फेक्शन की, एचआईवी, जो कि एड्स को लीड करता है, ये भी एक कॉमन एसटीडीज में आता है. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles.
surgical instruments, etc., with infected persons, transfusion of blood, or from an infected mother to the fetus too. कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी, HIV, ये कैसे और ट्रांसमिट हो सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था, एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, प्लस अगर इंजेक्शंस की जो नीडल्स हैं उनको शेयर किया गया है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर किया गया है, इन्फेक्टेड पर्सन्स के जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उन्हें यूज करके हेल्दी पर्सन को लगा दिया, या इन्फेक्टेड पर्सन का जो यूज की थी नीडल उसे इंजेक्ट करने के लिए वो नीडल आपने हेल्दी पर्सन को लगा दिया, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ओके, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हेल्दी में चला गया, या इन्फेक्टेड मदर है तो उससे फीटस तक को ये हेपेटाइटिस बी और HIV हो सकता है. Except genital herpes, HIV and hepatitis B are completely curable if detected early and treated properly. Genital herpes को छोड़ के HIV और hepatitis B जो है वो पूरी तरीके से curable है, क्योर कर सकते हैं हम उसे, अगर उसका पहले पता चल जाता है और हम अगर उसे अच्छे से प्रॉपरली ट्रीट करें तो ये पहले इनको मतलब कंप्लीटली हम क्योर कर सकते हैं. Timely detection and proper treatment of STDs are very important, otherwise it could lead to complications later, which include pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility, or even cancer of the reproductive tract. टाइम से पता चल जाए और STDs का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, जैसे PID हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं. एक्टोपिक प्रेगनेंसीज मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का. नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज. एसटीडीज से कैसे बच सकते हैं? तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स और काइटस, गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर इन केस ऑफ डाउट फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इनफर्टिलिटी. बहुत सारे कपल्स होते हैं, अगर देखा जाए इंडिया में या पूरी दुनिया में देखा जाए, जो इनफर्टाइल हैं, मतलब वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन. मतलब वो इंटरकोर्स, मतलब अगर मैं कहूँ वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं या काइटिस कर रहे हैं, तब भी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे चिल्ड्रन. तो ऐसे बहुत से कपल्स हैं पूरी दुनिया में, इंडिया को मिला के. रीजंस क्या हो सकते हैं इसके? फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, मतलब बर्थ से जो आ रहा है, डिजीजेस हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल या फिर कुछ साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं इसके रीजंस. Specialized healthcare units, infertility clinics, etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. कुछ specialized healthcare units बनने लगी हैं, जैसे जो कि infertility clinics के नाम से जानी जाती हैं. ये हेल्प कर सकती हैं डायग्नोस करने में कि कहाँ गड़बड़ है और किस तरह से हम ट्रीटमेंट जो है वो सही ढंग से चला सकते हैं इन डिसऑर्डर्स का, और so that in couples को babies हो सके. However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies, ART. जहां पे करेक्शंस पॉसिबल नहीं है वहां पे कपल्स को बोल दिया जाता है कि आप असिस्टेड मतलब आप असिस्ट कर सकते हो चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू, जिन्हें हम कहते हैं असिस्टेड reproductive technologies, ART. In vitro fertilization, IVF, fertilization outside the body in almost similar conditions as that in the body, followed by embryo transfer, ET, is one of such methods. इनमें से एक मेथड ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसका मतलब क्या होता है? बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है. कंडीशंस बिल्कुल सिमिलर होती है जैसे कि बॉडी में होती है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है. ये होता है IVF एम्ब्रियो ट्रांसफर से. In this method, popularly known as test tube baby program, ova from the wife donor female
and sperms from the husband donor male are collected and are induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory. इस मेथड में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम ज्यादातर इस नाम से जाना जाता है. ओवा या जो एग होता है वाइफ से या फीमेल डोनर से लिया जाता है, और जो स्पर्म्स होते हैं हस्बैंड या मेल डोनर से लिए जाते हैं, इन्हें कलेक्ट किया जाता है और इन्हें इंड्यूस कराया जाता है जिससे जाइगोट फॉर्म कर सके, मतलब अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी. तो फेवरेबल कंडीशंस में, लेबोरेटरी के फेवरेबल कंडीशंस में इनको क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है ओवा को और स्पर्म को, जिससे ये जाइगोट फॉर्म कर सके. जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद इन अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स स्टेज, मतलब जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जिसमें जो कि 8 ब्लास्टोमियर्स स्टेज तक पहुंचा हो, वो फिर ट्रांसफर्ड होता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम कहते हैं ZIFT, ज़िफ्ट ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं. एंड एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू द यूट्रस, IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट. जो ज़ाइगोट है या जो अर्ली एम्ब्रियोज है 8 ब्लास्टोमियर्स तक जो अभी बना है, वो ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब में. किसके थ्रू? ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के थ्रू. और जो एम्ब्रियोज हैं जो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हैं, वो यूट्रस में होते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के थ्रू, जिससे वहां पे वो क्या कर सके, अपना बाकी का डेवलपमेंट पूरा कर सके. एम्ब्रियोज जो इन विवो फर्टिलाइजेशन में बनते हैं, मतलब जो गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है फीमेल के साथ, उसे भी हम यूज कर सकते हैं for such transfer to assist those females who cannot conceive. तो जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती, तो उनके लिए क्या होता है, एक तरह से एम्ब्रियोज जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन होता है फीमेल के अंदर. इसको भी हम यूज कर सकते हैं. इस तरह के ट्रांसफर को यूज किया जाता है जिससे जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती उनके लिए उन्हें असिस्ट करता है ये ट्रांस. नेक्स्ट है हमारा गिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड. ओवम का ट्रांसफर, डोनर से ओवम लिया, ठीक है, उसे हमने किसी और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाला, जो कि एग नहीं बना सकती बट एक सुटेबल एनवायरनमेंट जरूर दे सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए. तो ये एक दूसरा मेथड था. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, एक दूसरा स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर था एम्ब्रियो को फॉर्म करने के लिए लेबोरेटरी में, जिसमें स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में. थर्ड है इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स in the ejaculates could be corrected by artificial insemination, AI technique. तो अगर मेल पार्टनर केपेबल नहीं है या इंसेमिनेट करने के लिए फीमेल को मेल पार्टनर जो है वो केपेबल नहीं है, या फिर उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है इजैकुलेशन के दौरान, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू. इस टेक्निक में सीमेन को कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से या कोई हेल्दी डोनर से और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में या फिर यूट्रस में, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल. So this is all about the video. This is all about the chapter. यहाँ पे हमारा chapter complete हो गया है. I hope आपको video समझ में आई हो. Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.